हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं इस वक्त फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का आज का चौथा सेशन और इसमें हमारा टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य। इससे पहले हमने 3 सेशन किया है इसका, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चौथा सेशन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। और ये रहा हमारा ये तीसरा सेशन था। इसमें हमने किया था ये प्राचीन भारत का इतिहास का ये तीसरा सेशन था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म किया था। उससे पहले हमारा दूसरा सेशन था, उसमें भी हमने पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता किया था और इस तरह पहला सेशन भी किया था। तो ये आज का हमारा चौथा सेशन है। 3 सेशन आ चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख ले। और आज हम शुरुआत करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के साथ। ये 4-5 इसमें प्रश्न है, वो हम देख लेते हैं, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रथम प्रश्न के साथ। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। और कब? लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व में। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? अस्मक या अशक? दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जहां महाजनपद है, कौन सा? अशक या अस्मक? कौन नदी के तट पर था ये? गोदावरी नदी के तट पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पे किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया था मौर्य वंश ने। अगला हमारा प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था उदयन ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? ये जो प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो ये है उज्जैन से। अब अगला हमारा नोट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान दिया था? तो ये दिया था बिंबिसार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन स्थान श्रीवस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह है अर्ध चंद्राकार। चलिए अगला देखते हैं, जो 16 महाजनपद था उसकी राजधानी देखते हैं और कौन कौन से वो 16 महाजनपद थे। क्रम से कितने हैं? 16। तो चलिए देखते हैं महाजनपद और उसकी राजधानियाँ। अंग की राजधानी थी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, मुंगेर। ये उसका प्राचीन नाम है मुंगेर। चलिए अगला देखते हैं, मगध का गिरिव्रज या राजगिरी। मल का कुशीनारा या पावापुरी। देवरिया गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। कोसल श्रीवस्ती या अयोध्या फैजाबाद। पंचाल उत्तरी पंचाल एवं दक्षिणी पंचाल। चलिए आगे देखते हैं, ये सब महाजनपद है ये, और ये उसकी राजधानियाँ हैं। कुरुक्षेत्र यानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा। वज्जी विदेह या मिथिला। मत्स्य विराटनगर, जयपुर। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद बांदा। सूरसेन मथुरा, चेदी स्वस्तिवती। अस्मक पोतन या पोटली। और अगला महाजनपद है अवंती, उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती। गंधार, तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है ये। अब है कंबोज, ये 16वां महाजनपद था। कंबोज, हाटक, राजपुर, कश्मीर। तो ये 16 महाजनपद थे और उसकी राजधानियाँ थी। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। ये भी पूछा जाता है कि कौन से महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी? तो ये थी वज्जी तथा मल में। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान दिया था? तो ये बिंबिसार ने दिया था। प्राचीन स्थान श्रीवस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्ध चंद्राकार है। चलिए आगे देखते हैं,
मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था अजातशत्रु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के तट पे। किसके? सिकंदर और पोरस की सेना के बीच किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पे युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो ये महापद्म नंद को कहा जाता है। किसका? परशुराम का दूसरा अवतार। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नागदशक। किसका? हर्यक वंश का। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। और कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। किसकी? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से किया है? तो ये किया है घनानंद का। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा शुरू होता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम द्वार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगला प्रश्न देखते हैं, वृहत स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ विशाखदत्त में। अब हमारा अगला नोट है, कौटिल्य एवं अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो ये कौटिल्य की रचना है। और इसमें किसका चर्चा किया गया है? तो मुख्य रूप से राजनीति और आर्थिक नीति की चर्चा किया गया है अर्थशास्त्र में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? तो ये था पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो ये था लकड़ी का। किसका? चंद्रगुप्त का महल कहाँ था? पाटलिपुत्र, अब पटना। सिलुकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एग्जाम द्वार चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा नोट है, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर एवं तथा एक दार्शनिक यानी सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकोस ने बिंदुसार के पास भेजा था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पाटलिपुत्र के। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक के। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो ये किया था जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्यकालीन तीर्थ या अधिकारी। कौन से अधिकारी क्या कहे जाते थे? उनका विभाग और कार्य क्या था? इससे संबंधित है। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। जो भी उच्च पद पे आसीन होते थे उनको तीर्थ कहा जाता है। तो उनके बारे में उनका काम क्या था? अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। 16 टोटल कितने थे? 18 तीर्थ थे। और तीर्थ किसे कहा जाता था? तो उच्च पद पर जो अधिकारी आसीन होते थे, उच्च पद पे जो अधिकारी होते उनको तीर्थ कहा जाता था। तो ये 18 थे और इनकी संख्या 18 थी। और देखते हैं इनका, तो मंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा मुख्य
धर्माधिकारी होते थे, कौन? मंत्री या पुरोहित। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता राजकीय कोषाधार का प्रधान अधिकारी क्या कहा जाता था? सन्निधाता या कोषाध्यक्ष। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था या वित्त मंत्री। मंत्री परिध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, मंत्री परिषद अध्यक्ष। प्रदेश फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था यानी कमिश्नर। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालन करता था या नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था, कौन? नायक। सेनापति सेनाध्यक्ष होता था। सर्वोच्च सैन्य कमांडर यही होता था, कौन? सेनापति। अंतर्वशिक सम्राट का अंगरक्षक या सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक होता था या अध्यक्ष होता था, कौन? कर्मांतिक। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था, कौन? प्रशासता। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था, दंडपाल। अभय दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक होता था, दुर्गपाल। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, अंतपाल। देश के भीतरी दुर्गों का रक्षक दुर्गपाल और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक होता था वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, कौन? आटविक होता था। दोवारिक राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था, दोवारिक। अब 18वां और अंतिम था नागरक। नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था ये नागरक। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस मौर्य यानी दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्र रावण के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास विधि के द्वारा श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? ये क्या कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को क्या? रज्जुक। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रज्जुक किसे कहा जाता है? तो मौर्य साम्राज्य में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई? तो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पेशावर, अब पाकिस्तान में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यह है प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया है अशोक के शिलालेखों में। अब अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता, अशोक के अभिलेख और उसके खोजकर्ता कौन है और साथ ही कब कब खोजा गया था, इसकी चर्चा है अब आगे के पॉइंट में। तो चलिए देखते हैं अशोक के शिलालेखों के खोजकर्ता और कब खोजा गया था। तो अशोक के शिलालेख है, ये देख सकते हैं अशोक के शिलालेख, ये खोज करता है और ये वर्ष है। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। तो धौली अभिलेख, इसको किट्टो ने खोजा था। अब कब खोजा गया था? 1837 में। अब है भाबरू शिलालेख, इसको कैप्टन बट ने खोजा था 1840 ईस्वी में। बराबर और नागार्जुनी गुफा, इसको हैरिंगटन ने खोजा था 1785 में। दिल्ली टोपड़ा शिलालेख, इसको खोजा था कैप्टन पोलियर ने और 1785 में भी इसको खोजा गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसको पैड्रे टिपैंथरे ने खोजा था 1750 में। मानसेहरा अभिलेख, इसको कैप्टन ले ने खोजा था 1889 में, यानी 1889 में। कालसी शिलालेख, इसको जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था 1860 ईस्वी में। रुमनदेई शिलालेख, इसको फिहरर ने खोजा था कब? 1896 में। जौगढ़ अभिलेख, इसको सर वाल्टर इलियट ने खोजा था 1850 ईस्वी में। गिरनार शिलालेख, इसको लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने खोजा था 1822 ईस्वी में। शाहबाज गढ़ी शिलालेख, इसको एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, उन्होंने खोजा था शाहबाज गढ़ी अभिलेख को 1836 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इसको टी.एस. बट ने खोजा था 1834 ईस्वी में। मास्की अभिलेख, इसको बीडेन ने खोजा था 1915 में। निगाली सागर, इसको फिहरर ने खोजा था 1895 में।
रामपुरवा अभिलेख, इसको कार्लाइल ने खोजा था 1872 में। और अंतिम था सारनाथ स्तंभ अभिलेख, इसको ऑरेंज स्टाइल ने खोजा था, ऑरेल स्टाइल ने खोजा था 1905 ईस्वी में। तो ये थे अशोक के शिलालेख और उसके खोजकर्ता, साथ ही किस वर्ष खोजा गया था ये। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, यानी देवों का प्यारा उपनाम से मिलता है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। किसका? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किससे? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। चलिए आगे चलते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो ये था अशोक। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो ये था भाब्रू स्तंभ, यानी भाब्रू स्तंभ कहाँ है? तो ये राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं। अगला नोट है, ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये इसका सही आंसर होगा और ये ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से। अब है गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। कौन सा? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है कालसी से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त किसके दरबार में आया था? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही मेगास्थनीज कहाँ का था? तो ये यूनान का था, यानी प्रथम यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए चलते हैं। विभाग, अधिकारी और विभाग। सीताध्यक्ष किस विभाग का था? तो कृषि विभाग का अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष। अब देखते हैं अगला प्रश्न, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इसका इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। तो इंडिका में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था तक्षशिला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? तो ये मौर्यों ने किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मे कहा गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है?
किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का। तो ये महाछत्रम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जूनागढ़ अभिलेख में। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो ये राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये अर्थशास्त्र में है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये था बृहदस्त। कौन? अंतिम मौर्य सम्राट बृहदस्त। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वहाँ का शासक कौन था? तो सीरिया बेबीलोन। अगला प्रश्न है। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये दशरथ ने धारण की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा अशोक की उपाधियाँ, उपाधि और स्रोत। अशोक मास्की लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। देवनाम प्रियस अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख से प्राप्त होता है। प्रियदर्शी राजा मगध भाब्रू बैराट लघु शिलालेख से। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहत शिलालेख दीपवंश और महावंश। अशोक वर्धन पुराण से। राजा अशोक नेट्टुधर लघु शिलालेख से। राजा अशोक देवनाम प्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो ये तक्षशिला में किया गया था। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो ये कौटिल्य ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो ये अरमाइक भाषा से हुई थी। किसकी? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो ये था बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण करना था। किसका? रूपदर्शक अधिकारी का कार्य। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता था। 4 ऑप्शन होगा, उसमें सही आंसर होगा बिंदुसार। अब है मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। किसमें? मौर्य काल में। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार पन, अद्रपन, पाद और अष्टभाग, ये 4 होते थे। तांबे के सिक्कों के भी 4 प्रकार होते थे, मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। चलिए आगे देखते हैं। अब है गुप्त काल, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। गुप्त काल और मौर्योत्तर काल, ये सभी दोनों टॉपिक जो भी है वो हम कल देखेंगे हमारे नेक्स्ट आने वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।